Hello everyone, welcome to my टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं बहुत सारे एग्जाम्स को सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो उन एग्जाम्स में कुछ है जैसे CSI नेट मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है, DBT जेआरएफ, ASRB नेट, MP सेट और गेट। मैं ये सभी एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुकी हूँ और आज से मैं आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ और आपके लिए लेक्चर्स डालना शुरू करूँगी ताकि आप भी अब मेरे साथ कनेक्ट होते रहे और इन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली सुनते रहें, जिससे आपको भी एग्जाम्स में हेल्प मिले। तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम स्टार्ट करें हिस्ट्री से, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, तो अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो एक स्विस फिजिशियन थे फ्रेडरिक म्यूशर। उन्होंने सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से एक एसिडिक कंपोनेंट निकाला 1868 में, जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। उसका नाम न्यूक्लिन इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने उसे न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था। जब लेटर ऑन डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि जिस न्यूक्लिन की उन्होंने डिस्कवरी करी थी वो एक्चुअल में डीएनए था, विच इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड विच इज योर डीएनए। एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड विच इज योर आरएनए। डीएनए एंड आरएनए दोनों ही जिस कंपोनेंट के मिलके बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एंड आरएनए जिस कंपोनेंट के बनते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 ग्रुप होते हैं। एक होता है फॉस्फेट, एक होता है शुगर और एक होता है बेस। अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं तो सिर्फ शुगर और बेस बचेगा। अगर शुगर और बेस बचे तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए आरएनए, दोनों न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनता है, फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं तो सिर्फ शुगर और बेस बचेगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अगर हम न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट करें, विच इज अ वेरी बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो 3 कंपोनेंट थे, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। दिस इज योर बेस, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस शुगर से जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। नाइट्रोजनस बेस शुगर से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। This carbon is carbon 1, which is C1, okay, and this is C5. तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो अपने C1 फर्स्ट कार्बन से बेस से जुड़ता है और फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट से जुड़ता है। फॉस्फेट और शुगर के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये पूरा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो दो तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड विच इज दिस, और एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड विच इज दिस। एक होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, ये होता है आपका सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है न्यूक्लियोटाइड में वो सेकंड पोजीशन पे होता है। जहां पे अगर OH लगाए तो उसको बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड, और अगर यहाँ से O नहीं है तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली ट्राइफॉस्फेट के कंफर्मेशन में होते हैं, मतलब एक शुगर से और बेस से 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। तो 3 फॉस्फेट होते हैं, 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। द फर्स्ट फॉस्फेट इज नोन एज अल्फा फॉस्फेट। ओके, पहले फॉस्फेट को हम लोग बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट। सेकेंड फॉस्फेट को हम लोग बोलते हैं बीटा फॉस्फेट, और थर्ड फॉस्फेट को हम लोग बोलते हैं गामा फॉस्फेट।
वैसे ही हम लोग न्यूक्लियोटाइड को भी नाम देते हैं। तो हमने बोला है कि अगर सिर्फ शुगर होगी और बेस होगा, तो शुगर यहाँ पे होती है पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन की बनी हुई शुगर होती है, इसलिए इसे पेंटोज बोलते हैं। तो अगर सिर्फ शुगर और बेस हुआ तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अगर एक फॉस्फेट जुड़ा तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, या हम लोग इसको न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। अगर 2 हुआ तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, अगर 3 फॉस्फेट हुए तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। लाइकवाइज पहला हुआ अल्फा फॉस्फेट, दूसरा हुआ बीटा फॉस्फेट और तीसरा हुआ गामा फॉस्फेट। तो जब भी न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनेगा तो अल्फा रहेगा, वेयर इज गामा और बीटा फॉस्फेट हट जाएगा। मतलब जब न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा फॉस्फेट ही चेन में रहेगा, जबकि गामा और बीटा चेन से हट जाएगा। ठीक है। तो हम वापस से बेसिक यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 कंपोनेंट हमारा, एक था फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड कंपोनेंट है हम लोगों का शुगर एंड थर्ड इज बेस। तो लेट्स कम टू द शुगर विच इज पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन की बनी हुई शुगर होती है। शुगर का टाइप होता है एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है शुगर में, इसलिए पेंटोज शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जब ये साइक्लिक फॉर्म में आती है तो बनाती है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो जो शुगर होती है वो फ्यूरेनोज फॉर्म में होती है। अब होता है बीटा एंड अल्फा। तो साइक्लिक फॉर्म में शुगर के 2 कन्फर्मेशन होते हैं। अगर ये OH ग्रुप जो है वो सिंपल लैंग्वेज में, अगर ये 5th कार्बन या O के साथ में हो, मतलब पैरेलली हो, तो इसको हम बीटा कन्फर्मेशन बोलते हैं। वेयर एज अगर यहाँ पे OH ग्रुप होता तो हम उसको अल्फा कन्फर्मेशन बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो हम इसको अल्फा कन्फर्मेशन बोलते हैं, जबकि ये ऐसा है अभी इस स्टेट में, तो ये बीटा कन्फर्मेशन। अल्फा कन्फर्मेशन में दिस OH इज अपोजिट टू दिस O। तो अगर ये O के पैरेलल है तो विच इज बीटा कन्फर्मेशन, इसके अपोजिट है विच इज अल्फा कन्फर्मेशन। तो अभी जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है एल्डिहाइड राइबोज एंड इट इज इन बीटा फ्यूरेनोज कन्फर्मेशन, मतलब इसका कन्फर्मेशन होता है बीटा फ्यूरेनोज। तो 2 तरह की शुगर होगी, एक होगी डीऑक्सी राइबोज। तो हमने बोला था कि जो सेकंड पोजीशन पे अगर O हट जाता है इसलिए हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं। तो हम इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं 2 डीऑक्सी डी राइबोज शुगर। डी उसका स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होता है। तो राइट हैंडेड की तरफ अगर OH ग्रुप अरेंज होते हैं काइमेरिक कार्बन के तो उसको डी कन्फर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे तो ये राइट हैंड की तरफ सारे OH ग्रुप अरेंज है, ये राइट हैंड, तो ये कन्फर्मेशन क्या हो गया आपका डी। और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ होते तो हो जाता आपका एल कन्फर्मेशन। ठीक है। तो डी और एल। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है जिसमें सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे O नहीं है, तो ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसको हम लोग बोलते हैं 2 डीऑक्सीराइबोज। दूसरा टाइप का शुगर होता है पेंटोज, वो होता है राइबोज, या हम इसे डी राइबोज बोलते हैं, जो कि नॉर्मल शुगर की तरह होता है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप मिलता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है वो बेसिकली DNA में मिलती है, जबकि राइबोज शुगर जो होती है वो बेसिकली RNA में पाई जाती है। तो DNA और RNA में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस हो गया यहीं से, जिसमें कि पेंटोज शुगर अलग अलग होती है। DNA में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होगी, जबकि RNA में राइबोज पेंटोज शुगर होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का मतलब होता है ऐसे, क्योंकि ये नेचर में बेसिक होते हैं इसलिए इन्हें बेस बोला जाता है। नाइट्रोजनस बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मिलता है। अगर हम बहुत बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक होते हैं pyrimidine जो सिंगल रिंग के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन जो 2 रिंग के बने होते हैं। तो 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस आपके मिलते हैं, pyrimidine एंड प्यूरिन। pyrimidine जो होते हैं वो एक ही रिंग के बने हुए होते हैं और जिनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मिलता है, जबकि प्यूरिन जो होते हैं वो 2 रिंग के बने होते हैं और इसमें पहली रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बट सेकंड रिंग में ऑल्टरनेट नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। तो प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि pyrimidine सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। दोनों की नंबरिंग पे अगर हम लोग ध्यान दें तो pyrimidine में स्टार्ट करते हैं, नीचे वाला N इज योर नंबर 1,
तो पिरिमिडिन के अंदर जो नंबरिंग होती है वो क्लॉकवाइज होती है, टुवर्ड्स द राइट हैंड। तो 1 2 3 4 5 6। जबकि अगर हम प्यूरिन्स की बात करें तो इसमें नंबरिंग जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ से। तो वो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो दोनों में नंबरिंग जो होती है वो अपोजिट होती है। इसमें होती है टुवर्ड्स द क्लॉक, अपोजिट टू द क्लॉक। अगर हम पिरिमिडिन की बात करें तो 3 तरह के पिरिमिडिन होते हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन का, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको याद हो गया तो आपको आगे पिरिमिडिन बनाने में बहुत आसानी होगी, वो समझ में भी आ जाएगी। तो आप इस लेक्चर के साथ साथ हमेशा अपना टू डू लिस्ट बना के रखें। अगर आप साथ साथ में याद करते चलेंगे स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें याद करेंगे तो आपको आगे की केमिस्ट्री भी, मतलब बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड की, या आगे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें कैच करके हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पिरिमिडिन में 3 होता है, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमीन, एक होता है यूरेसिल। 3 तरह के पिरिमिडिन होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। थाइमीन डीएनए में पाया जाता है, कुछ ही आरएनए में पाया जाता है, कुछ अमाउंट में। यूरेसिल प्योरली आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। तो सेकंड डिफरेंस हो गया नाइट्रोजनस बेस के आधार पर, मतलब कि यूरेसिल ऐसा बेस होता है जो डीएनए में नहीं मिलता है, जबकि आरएनए में मिलता है, जैसे कि पेंटोस शुगर में हो रहा था। अगर हम प्यूरिन की बात करें तो 2 प्यूरिन होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। एडेनिन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनिन और ग्वानिन दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। वैसे ही साइटोसिन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूरेसिल को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम पिरिमिडिन के बेसिक स्ट्रक्चर से बात करें तो साइटोसिन के सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो सेकंड पे मिलता है ऑक्सीजन, ओ ऑक्सी, और सी पे मिलता है अमीन। तो साइटोसिन को बोला जाता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडिन। तो साइटोसिन का केमिकल नेम होता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडिन। वैसे ही आप थाइमिन को भी बोल सकते हैं, 2 पे भी ऑक्सीजन मिल रहा है एंड 4 पे भी मिल रहा है। तो थाइमिन को बोला जाता है 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन। ओके, तो अगर हमें स्ट्रक्चर याद होगा तो हम इजीली ध्यान में रख पाएंगे कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। यूरेसिल में बात करें तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें 2 ओ हैं, एक सेकंड पे और एक फोर्थ पे। तो हम इसे बोलेंगे 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। ओके, तो ये आपके पिरिमिडिन के हुए। अब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो बिल्कुल इजी है, 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 6 अमीनो प्यूरिन। तो योर 6 अमीनो प्यूरिन इज एडेनिन। और ग्वानिन की बात करें तो सेकंड पे अमीनो मिल रहा है एंड 6 पे ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो ग्वानिन का नाम हुआ 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। अब ये कुछ लेस कॉमन नाइट्रोजनस बेस हैं जो कि हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। वो आपके कॉमन नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि अबंडेंटली मिलते हैं, पर उनके अलावा भी और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आपके, पहला विच इज अ कॉमन वन, हाइपोजेंथाइन। हाइपोजेंथाइन को अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर हमने एडेनिन को जब पीछे देखा था तो एडेनिन इज 6 अमीनो प्यूरिन। तो हाइपोजेंथाइन इज वन ऑफ द प्यूरिन बेस, पर इसमें 6 पोजीशन पे आपका क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो ये होगा 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो हाइपोजेंथाइन इज योर 6 ऑक्सी प्यूरिन। अगर हाइपोजेंथाइन को हम लोग राइबो शुगर से जोड़ दें तो बने हुए बेस को हम लोग आइनोसिन बोलेंगे।
अगर हाइपोजेंथाइन को हम लोग राइबो शुगर से जोड़ दें तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको हम आइनोसिन बोलेंगे, और अगर न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो भी आइनोसिन मोनोफॉस्फेट और आइनोसिन डाइफॉस्फेट और आइनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। लाइकवाइज N6 डाइमिथाइल एडेनिन, ये आपका सेकेंड अनयूजुअल बेस है। अगर पिरिमिडिन बेसिस में हम लोग अनकॉमन की बात करें तो दिस इज योर अनकॉमन विच इज 5 मिथाइल साइटोसिन। मतलब द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू साइटोसिन, सिर्फ साइटोसिन के 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया है। तो जब हम मिथाइल ग्रुप का एडिशन करते हैं तो ये बन जाता है आपका 5 मिथाइल साइटोसिन। और जैसे डीएनए में मिथाइलेशन होता है, ये उसका एक एग्जांपल है। तो डीएनए मिथाइलेशन आपका दो जगह होता है, एडेनिन पे और साइटोसिन पे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आपका बेस पे मिथाइलेशन हुआ है। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज डाइहाइड्रोयूरेसिल। अगर मैं यूरेसिल की बात करूं तो हम जब पीछे स्ट्रक्चर यूरेसिल का देखते हैं तो सब जगह आप देखेंगे कि ये H H NH ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। पर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जहाँ पे HH था वहां पे H2 हो गया है, ठीक है। तो और मतलब जहाँ से थे वहां पे डबल बॉन्ड हट चुके हैं आपके, जबकि अर्लियर वहां पे आपका एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 5,6 डाइहाइड्रोयूरासिल। ये आपका 5th पोजीशन है और ये आपका 6th पोजीशन है, तो इसे बोलते हैं 5,6 डाइहाइड्रोयूरासिल। और अगर इसी 5,6 डाइहाइड्रोयूरासिल को हम लोग राइबोज से ऐड कर दें तो इसे बोला जाता है स्यूडो यूरिडीन। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं फिर सूडो यूरिडीन। अगर इसे हम जोड़ दें राइबोज से तो हम इसे बोलते हैं सूडो यूरिडीन। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग बेसिक। तो हम लोग का न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स हो चुके हैं जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं शुगर पकरिंग। अब पकरिंग का मतलब होता है रिंकल, रिंकल का मतलब होता है सल पड़ना। जैसे आपका शर्ट शर्ट या टी शर्ट जो भी आप प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद वो एकदम प्लेन हो जाता है, मतलब जितने भी रिंकल या सल थे वो सब हट जाते हैं और सारा के सारा कपड़ा एक प्लेन में आ जाता है। जबकि अगर मैं उसे क्रश करूँ तो जो भी कपड़ा है वो ऊपर नीचे मतलब प्लेन से ऊपर नीचे रहेगा। वैसा ही आपके पेंटोज रिंग के साथ में होता है। तो ये आपका एक प्लेन होता है, दिस इज योर प्लेन, जिसमें सारे कार्बन को होना जरूरी होता है। अगर इस प्लेन से कार्बन हटते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं टू अ सर्टेन लेवल, इस प्रॉपर्टी को हम लोग शुगर पकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो शुगर पकरिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई भी शुगर के कार्बन एक प्लेन में रहने की बजाय उस प्लेन से हटे और आगे पीछे रहें, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग शुगर पकरिंग बोलते हैं। अब पकरिंग जो होता है वो मोस्टली हेल्प करता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने न्यूक्लिक एसिड में तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब इजी रहे स्ट्रक्चर बनाने में, कोई उसको स्ट्रक्चरल दिक्कत नहीं आए कि न्यूक्लिक एसिड बन रहा है और शुगर की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। तो स्ट्रक्चर को रिलीफ या स्टेबलाइज करने के लिए शुगर अपने आप अपने कुछ कार्बन को प्लेन से हटा देती है और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग शुगर पकरिंग बोलते हैं। अब बेसिकली हम लोग देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ई और लिखा है टी, दिस वन। तो दो तरह का शुगर पकरिंग होता है, एक होता है एनवलप विच इज ई एनवलप, और एक होता है आपका ट्विस्टेड एनवलप। आई एम नॉट अ वेरी गुड इन राइटिंग। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। तो अगर मैं इसकी बात करूं एनवलप और ट्विस्टेड, तो एनवलप का मतलब होता है कि जो भी आपका शुगर है उसमें कोई भी एक कार्बन प्लेन को छोड़कर जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो C2 कार्बन ने इस प्लेन को छोड़ा है, पर अगर मैं यहाँ देखूं तो C3 कार्बन ने प्लेन को छोड़ा है, ठीक है। अब प्लेन को छोड़ने के दो तरीके हैं, या तो वो टुवर्ड्स दी 5th एटम मतलब प्लेन के ऊपर जाए,
या प्लेन के नीचे जाएं। अगर ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडो कन्फर्मेशन। अगर ऊपर गए तो हम उसको बोलेंगे एंडो कन्फर्मेशन। पर अगर वो प्लेन के नीचे आ गए लाइक हियर तो हम उसको बोलेंगे एक्सो कन्फर्मेशन। ठीक है। तो एनवलप में क्योंकि एक बार में एक ही कार्बन प्लेन से मूव करता है, हटता है, तो यहाँ हम देखेंगे तो सेकेंड कार्बन ने मूव करा है, तो इसलिए हमने इसको बोला E C2 एंडो। वैसे ही यहाँ पे थर्ड कार्बन ने मूव करा है तो बोलेंगे EC3 एंडो, और सिंपल C3 एंडो, C2 एंडो। जबकि ट्विस्टेड कन्फर्मेशन में दो कार्बन प्लेन को छोड़कर ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है। तो दो कार्बन देखो C3 गया है टुवर्ड्स, मतलब ऊपर गया है प्लेन में, और C2 गया है प्लेन के नीचे की तरफ। तो क्योंकि ऊपर गया है तो इसको हम बोलेंगे एंडो, और क्योंकि वो नीचे गया है प्लेन के, इसको हम बोलेंगे एक्सो। ठीक है। तो ट्विस्टेड कन्फर्मेशन क्या हो गया आपका, C2 एंडो, सॉरी C3 एंडो और C2 एक्सो। तो देखो C2 एक्सो एंड C3 एंडो, ये आपका कन्फर्मेशन है। आप यहाँ भी देख सकते हो इस प्लेन में ये बताया हुआ है डायग्रामेटिकली कि अगर ये फिफ्थ कार्बन की तरफ जाता है विच इज एंडो कन्फर्मेशन, और ये फिफ्थ के अगर अपोजिट जाता है दिस इज योर एक्सो कन्फर्मेशन। ठीक है। तो शुगर पकरिंग आप समझ गए, जस्ट एक सिंपल सा फिनोमेना है जिसमें कि जो भी आपकी शुगर है वो प्लेन से थोड़ा सा हट जाएगी उसके कार्बन। Now the second property of nucleic acid is glycosidic bond rotation. Okay, the second property is glycosidic bond rotation. अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आई गेस आपको याद होगा, हमने बोला था कि C1 कार्बन की तरफ आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है वो होता है आपका, जिस तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है वो होता है आपका C1' ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ओके, मतलब कि 1' का मतलब हुआ फर्स्ट कार्बन से, N का मतलब हुआ जो नाइट्रोजनस, मतलब जो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है ना, और ये बॉन्ड हुआ आपका ग्लाइकोसिड। अदर दूसरी तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है जिसमें जो ब्रिज एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन होता है तो हम उसको C1' ग्लाइकोसाइल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। तो N बोल रहे हैं तो इसको बोलेंगे C1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, O होगा तो बोलेंगे C1O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो है आपका C1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये फ्री रोटेशन देता है, लाइक 0 to 180 रोटेशन देता है। तो अब प्यूरिन और पिरिमिडिन में ये दोनों अलग अलग तरीके से रोटेट करता है। अगर प्यूरिन है तो रोटेशन अलग होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, अगर पिरिमिडिन है तो अलग तरह का रोटेशन होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। इसी रोटेशन की वजह से दो तरह के कन्फर्मेशंस आपके पॉसिबल होते हैं जिन्हें बोला जाता है सिन एंड एंटी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रोटेशन की वजह से आपके दो तरह के कन्फर्मेशंस पॉसिबल होते हैं जिन्हें हम सिन या एंटी बोलते हैं। अगर हम सिन कन्फर्मेशन की बात करें सिंपल, तो आप देखेंगे कि ये शुगर के ऊपर है। ठीक है। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो अगर आपका रिंग शुगर के ऊपर आ रहा है ना, उसके साथ साथ पैरेलली उसके ऊपर आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सिन कन्फर्मेशन। या इन द अदर वर्ड्स अगर जो भी रिंग है वो फिफ्थ की तरफ है तो उसको बोलेंगे सिन कन्फर्मेशन। पर अगर इस शुगर से अपोजिट अगर आपका रिंग चला जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग एंटी कन्फर्मेशन। ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रोटेशन को अगर हम समझें तो दो तरह के कन्फर्मेशंस पॉसिबल होते हैं फ्री रोटेशन की वजह से। एक होता है आपका सिन कन्फर्मेशन, एक होता है आपका एंटी कन्फर्मेशन। सिन में क्या होता है कि शुगर के ऊपर आपका जो भी बेस है वो आता है, जबकि एंटी कन्फर्मेशन में क्या होता है कि शुगर से अपोजिट आपका बेस चला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी कन्फर्मेशन। तो प्यूरिन में सिन कन्फर्मेशन भी एग्जिस्ट करता है और एंटी भी एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं पिरिमिडिन्स की। पिरिमिडिन्स में तो एक ही रिंग होती है, फिर कैसे पहचानेंगे कि सिन कौन सा एंटी कौन सा है? तो पिरिमिडिन्स के ग्रुप से हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये सिस्टीन है, सिस्टीन का ग्रुप है ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन इस फिफ्थ कार्बन के ऊपर आता, मतलब सॉरी, अगर ये ऑक्सीजन अगर आपका शुगर के ऊपर आता तो हम इसको सिन कन्फर्मेशन बोलते हैं। ओके।
पर क्योंकि ये इसके अपोजिट है इसलिए ये आपका एंटी कन्फर्मेशन। पिरिमिडिन्स में सिन कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि जो भी आपका ये वाला का ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, वो फिफ्थ कार्बन के साथ में क्लैश करने लगता है और ये क्लैशिंग की वजह से पिरिमिडिन में सिन कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है और सिर्फ कौन सा कन्फर्मेशन होता है आपका, एंटी कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्यूरिन सिन और एंटी दोनों कन्फर्मेशन देते हैं जबकि पिरिमिडिन सिर्फ और सिर्फ आपका एंटी कन्फर्मेशन ही देते हैं, है ना। आई गेस आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कितने बॉन्ड्स न्यूक्लियोटाइड में एग्जिस्ट करते हैं जिनके रोटेशन की वजह से आप डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली 7 ऐसे बॉन्ड रहते हैं जिनके फ्रीली रोटेशन की वजह से हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो 7 बॉन्ड आपके ये रहे, 1 2 3 4 डैश। फोर्थ बॉन्ड में देखेंगे कि डैश 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 बना हुआ है, इसका मतलब कि ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस वन इज योर सेवेंथ बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं इन बॉन्ड्स को रोटेट करूं तो मैं किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज ला सकती हूँ, पर ये बॉन्ड जब न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में आते हैं तो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो हर बॉन्ड पे फिर फ्रीली रोटेशन नहीं बच जाता, ठीक है। तो पर अगर प्री फॉर्म में हो तो मैं डेफिनेटली इन 7 बॉन्ड्स पे रोटेट करके किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में वेरिएशन या चेंजेस ला सकती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। तो अगर हम बेसिक बात करें, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें बेसिक, तो हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड थे, एक था डीएनए एक था आरएनए। ये आपके डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, दिस वन इज योर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। ये आपके आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये आपके आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। हम देखेंगे सेकंड पोजीशन पे सिर्फ एच है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH है, ठीक है, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि डीएनए का है कि आरएनए का। फिर हमने कहा था यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलेगा, तो एज यूजुअल सिंपल हो गया कि ये डेफिनेटली आरएनए का ही न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप पे आपको फॉस्फेट मिलेगा, है ना। अब बाइंडिंग का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3, मतलब हमेशा 5 डैश से 3 डैश की तरफ आपका लिंकेज फॉर्मेशन होगा। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो अगर दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसका एक बहुत ही सिंपल सा ग्राफिक मतलब प्रेजेंटेशन यहाँ पे है व्यू। तो हम यहाँ पे देखें तो ये आपका आरएनए बिकॉज 2 डैश पे OH है, ओके, और यूरेसिल भी मिल रहा है। और ये आपका डीएनए नीचे वाला, क्योंकि 2 डैश पे OH नहीं है, देयर इज नो यूरेसिल हियर फॉर नाउ, ओके। तो अगर दोनों को आप देखो तो बहुत सिंपल सा बॉन्डिंग हो रहा है। ये 5 डैश पे रहेगा, पहले न्यूक्लियोटाइड का 3 डैश दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 डैश पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाला एंड फ्री रहेगा, दिस एंड इज ऑलवेज फ्री, है ना। और पीछे तक जाएंगे अगर हम लोग 3 डैश, तो 3 डैश पे फ्री OH ग्रुप मिलेगा, मतलब 5 डैश पे आपको फ्री फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। आई गेस अभी भी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग इस स्लाइड पे थे वह हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपका अ, यहाँ पे आपका हम लोग बोल रहे थे कि 5 डैश पे आपका फ्री फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, वेयर 3 डैश पे आपको फ्री OH ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम डीएनए की बात करें तो वहां भी सेम मिलेगा, जबकि आरएनए में बात करें तो 2 डैश पे भी आपको फ्री OH मिलेगा, पर अटैक जो होगा वो आपका 3 डैश की तरफ से होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो भी न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, आपका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगा, और बॉन्डिंग होगी आपकी 5 to 3, मतलब हमेशा 5 डैश डायरेक्शन से 3 डैश डायरेक्शन की तरफ होगी, मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड का 3 डैश दूसरे के 5 पे अटैक करेगा तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि
डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन जनरल स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि डीएनए थाइमिन को क्यों प्रेफर करता है ओवर यूरेसिल। ठीक है, हम ये बोलना चाहते हैं कि डीएनए थाइमिन को यूरेसिल के ऊपर क्यों प्रेफर करता है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे, हाँ, तो अगर हम लोग बात करें तो हाँ, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाई डीएनए प्रेफर टी ओवर यू, मतलब थाइमिन क्यों प्रेफर करता है और यूरेसिल क्यों प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, तो थाइमिन क्यों प्रेफर करता है डीएनए, तो दोनों में तो ये सब स्ट्रक्चर में ही है। इसमें आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से याद किया है किसी भी बायोमोलिक्यूल को स्टडी करने से पहले उसके बेसिक यूनिट का स्ट्रक्चर अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो आपको हायर यूनिट की प्रॉपर्टीज ऐसे ही समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इजीली। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस जो है वो है 5 डैश पे मिथाइल ग्रुप का। ठीक है, अब मिथाइल जो होता है वो नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है ना, तो थाइमीन जो होता है इस मिथाइल ग्रुप की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किससे बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन से। वेयर एज यूरेसिल के पास में 5 डैश पे मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होने की वजह से वो एडेनिन से तो बॉन्ड बनाएगा प्रेफरेबली, बट सर्टेन कंडीशंस में वो ग्वानिन से भी बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब कितना अनस्पेसिफिक हो गया, मतलब मानिए डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है एंड बाय अ सिंगल एरर अगर हमारे सेल में यूरेसिल होगा तो वो एडेनिन के साथ साथ ग्वानिन से ही बॉन्ड बना लेगा। मतलब जब भी रेप्लिकेशन होगा तो देयर इज सर्टेन चांसेस ऑफ म्यूटेशन इन आवर बॉडी। तो मतलब बहुत बार म्यूटेशन होने के बेस ऑल्टर होने की वजह से चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता है, क्या होता है आपका थाइमीन होता है। ठीक है, तो अगर थाइमीन मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप की वजह से स्पेसिफिक बॉन्डिंग देगा, किसके साथ में, एडेनिन के साथ में, ताकि जो आपका थाइमीन है डीएनए के अंदर वो किसी और से बॉन्ड ना बनाए। दूसरा मेन रीजन होता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक ग्रुप से इंटरेक्ट करने के। मतलब डीएनए से जब प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो वो मोस्टली ऐसे रीजन को प्रेफर करते हैं जो थाइमिन रिच हो। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे रेगुलेटरी साइट्स का एग्जांपल लेते हैं, प्रमोटर। तो प्रमोटर में देखेंगे आप टाटा बॉक्स है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में देखेंगे तो आप एटी रिच है। ठीक है, या ऐसे कई रीजन है जहाँ पे आपको थाइमिन रिच मिलेगा डीएनए। तो थाइमिन रिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन विद दैट पर्टिकुलर रीजन। तो थाइमिन के पास क्योंकि मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, और प्रोटीन अपने हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट की हेल्प से, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स की हेल्प से हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करता है और डीएनए के साथ में अटैच हो सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन के लिए भी थाइमिन बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली थाइमिन जो होगा वो इज मोर स्टेबल देन यू। इसीलिए डीएनए वन ऑफ द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, ये थाइमिन ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए आपका कौन प्रेफर करता है डीएनए, थाइमिन ओवर यूरेसिल। वरना अगर यूरेसिल आपने रखा डीएनए में तो हर जनरेशन क्या, हर डिवीजन के साथ में आपके सेल के अंदर डीएनए वैरी होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आपके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि वॉटसन क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया था, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, सिर्फ वॉटसन क्रिक ने ही ये स्ट्रक्चर नहीं दिया था, पर अगर सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी तो हो ही चुकी थी एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो 1940s में एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने ये एविडेंट किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। फिर 1953 में जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने इसका एक स्ट्रक्चर डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। पर वो जो भी उनकी स्टडीज थी, वो एक साइंटिस्ट थी रोजालिन फ्रैंकलिन, उनकी स्टडीज के उनकी स्टडीज को उनने आगे बढ़ा के फिर ये मॉडल प्रपोज किया था। जो टेक्निक उनने यूज करी थी वो था आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न।
ठीक है, उन्होंने एक्स डिफ्रैक्शन का यूज करा और उससे ये बताया कि अगर हम लोग ऐसा ऐसा करें तो मतलब एक्स रिफ्रैक्शन को यूज कर पैटर्न्स की स्टडी करी कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनाए तो हो सकता है कि डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर हो या ऐसा स्ट्रक्चर हो, मतलब पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो जो उन्होंने पॉसिबल स्ट्रक्चर निकाला वो निकला डबल हेलिकल मॉडल, जो बहुत एक्सेप्टेड है। मीनवाइल रोजालिंड फ्रैंकलिन की डेथ हो गई, इसलिए 1962 में जब नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉटसन क्रिक को हुआ अलोंग विद द विल्किंस, और रोजालिंड फ्रैंकलिन को नहीं हो पाया। तो जिस डीएनए का स्ट्रक्चर उन्होंने डिड्यूस किया था वो था आपका बी डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था वो था बी फॉर्म ऑफ डीएनए। हमें पता है कि कौन कौन से बेस के बारे में हमने बात करी थी, विच इज ए, टी, जी एंड सी। 4 बेसिस की उन्होंने बात करी थी। we are already done with this. Now talk about the model of BDNA। जो मॉडल ने प्रपोज करा वो क्या था? तो मॉडल ये बोलता था, जो मॉडल था वो ये बोलता था कि जो भी डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब डीएनए के 2 हेलिक्स आपस में वाइंड करेंगे किसी इमेजिनरी एक्सिस के आसपास, और दोनों एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब एक डीएनए का अगर 3 डेश एंड होगा तो वही दूसरे डीएनए का 5 डेश एंड चल रहा होगा। ठीक है, मतलब दोनों ही डीएनए आपस में कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, है ना। अब जो भी डीएनए उसका डायमीटर 20 नियरली 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, तो उन्हें बोला कि फर्स्ट चीज कि दो आपके स्ट्रैंड हैं वो एंटी पैरेलल होंगे, डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, जो बेसेस होंगे तो उन्होंने बोला कि एडेनिन जो होगा उसमें इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा। हमने बोला कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा, पर उसी के साथ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मिलेगा, वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब कि एक स्ट्रैंड का बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कौन कौन से बेसिस जुड़ेंगे, तो एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से, तो एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिपल इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ग्वानिन और साइटोसिन, जबकि 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे आपके एडेनिन और थाइमिन, है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये एडेनिन, ये थाइमिन, ये साइटोसिन और ये ग्वानिन। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बाहर की तरफ आपका फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करता है डीएनए, क्योंकि फॉस्फेट पे नेगेटिव होता है और वो आपके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ होता है। इसीलिए आपका जो भी डीएनए होता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ से कैसा होता है, आपका नेगेटिव होता है ना। अब इसमें 2 तरह के ग्रुप होंगे, तो लाइक दिस इज योर मेजर ग्रुप, दिस वन, दिस इज योर माइनर ग्रुप, छोटा। ठीक है, तो मेजर ग्रुप को हम लोग लार्ज ग्रुप या मेजर ग्रुप बोलेंगे, वेर एज माइनर को हम लोग स्मॉल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के बहुत अपोजिट होंगे, ठीक है, अपोजिटिवली रन करेंगे। और एक पूरे टर्न एक जो पूरा टर्न होगा, ठीक है, एक जो पूरा टर्न होगा उसका जो भी लेंथ होगा वो होगा 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक पूरे टर्न का लेंथ होगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यूनिट आप ध्यान रखना, है ना। तो सिंपल सा मॉडल दिया, 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर, 2 स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, उसमें एडेनिन थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा। मेजर ग्रुव होगा, माइनर ग्रुव होगा, एक टर्न की जो भी लेंथ होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली बॉन्डिंग का पैटर्न है ना। और सिंपल ये आपका क्या होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। ये जो वॉटसन क्रिक ने दिया था उसी बेसिस पे चारगॉफ ने कुछ रूल निकाले। ठीक है, एक साइंटिस्ट है चारगॉफ, उनने कुछ रूल्स दिए उस बेसिस पे, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये कैसा डीएनए था आपका, डबल स्ट्रैंडेड, इसमें 2 स्ट्रैंड है ना। वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल निकाला था वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ही निकाला था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए नहीं निकाला था। इसीलिए ये जो भी मॉडल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही अप्लाई होता है, और ये रूल्स भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो चारगॉफ ने जो बोला, तो उनने ऐसा कहा था कि अगर मैं 2 स्पीशीज का डीएनए निकालूं तो दोनों के बेस नंबर वेरी करेंगे। मतलब मान लो एक स्पीशीज है ए,
दूसरी स्पीशीज है बी। तो अगर ए स्पीशीज के अंदर 20% साइटोसिन मिल रहा है, सपोज 20% साइटोसिन है, तो हो सकता है बी स्पीशीज के अंदर 30% साइटोसिन हो। ठीक है, 30% साइटोसिन है। तो उनके बोलने का मतलब ये था कि अगर मैं दो स्पीशीज से डीएनए निकालूं तो दोनों के अंदर बेस का नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, जबकि बेस रहेंगे सेम, आई मीन बोथ स्पीशीज विल कंटेन एटीजीसी, बट एटीजीसी का नंबर और उसका सीक्वेंस दोनों ही स्पीशीज में कैसा रहेगा, आपका अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि जो भी अगर दो स्पीशीज से मैं डीएनए निकाल, दोनों का बेस का कॉम्बिनेशन अलग अलग। दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर एक ही स्पीशीज के अलग अलग टिश्यू से मैं डीएनए निकालूं, अलग अलग टिश्यू मतलब मान लो आप अपनी स्किन से और अपने लंग टिश्यू से या चिक सेल से अगर डीएनए निकालते हैं, एक स्किन से आपने निकाला, एक आपने हेयर से डीएनए निकाला, तो दोनों ही डीएनए सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि हेयर का डीएनए अलग होगा या स्किन का डीएनए अलग होगा। मतलब सेम स्पीशीज में मिलने वाले अलग अलग टिश्यूज का डीएनए सेम होगा, जबकि अलग अलग स्पीशीज में मिलने वाले स्पीशीज में मिलने वाला डीएनए अलग होगा। ठीक है, उसका बेस अलग अलग होगा, जबकि बने सब एटीजीसी के ही रहेंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, और जो भी बेस कंपोजिशन है एक स्पीशीज में, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज, न्यूट्रिशन या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ये चार्गॉफ ने कहा था। उन्होंने कहा था कि एक ही स्पीशीज के जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो उनके एज, न्यूट्रिशन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा आदमी है तो छोटे का डीएनए अलग टाइप का है, बड़े का डीएनए अलग टाइप का है, दोनों के दोनों सेम है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ जो भी हमारा छोटा मोटा वेरिएशन होता है, पेरेंट्स से हम लोग थोड़ा वेरी करते हैं, बट बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस एक स्पीशीज में नहीं आता है कि इतना वेरी कर गया कि आप पता चला कि आपके पेरेंट चिंपैंजी और आप ह्यूमन दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ रूल दिए। उन्होंने रूल ऐसे दिए कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। मतलब 10 एडेनिन है 10 थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा। मतलब अगर 10 गुआनिन है तो 10 साइटोसिन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल रूल ऐसे आए, A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C, सम ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू सम ऑफ pyrimidine, sum of all bases is equal to 100% or 1, or the ratio of purine to pyrimidine is equal. Okay, A by T is equal to G by C. ठीक है, ये चार्गॉफ ने आपके कुछ रूल दिए। चार्गॉफ ने उन्हें ऐसा कहा कि जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा। ठीक है, और इनके सम इज मोर और लेस इक्विवेलेंट। ठीक है, जितना मतलब प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine एंड सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू 100 और 1, और ए और टी का रेशियो जो जी और सी का रेशियो है तो बराबर आएगा। ठीक है, ये चार्गॉफ के कुछ रूल्स हैं। इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इट इज वेरी इजी टॉपिक। अगर हम इसको बहुत इजीली समझे तो आराम से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें दिया है कि इट इज फाउंड दैट 38% ऑफ बेस आर साइटोसिन। इट मींस साइटोसिन इज इक्वल टू 38. It means guanine is also equal to 38. Okay, तो अगर हम इसका सम करें तो 38 plus 38 is equal to your 76. तो दोनों का सम हो गया 76। ठीक है, जितना साइटोसिन था उतना ग्वानिन हो गया, तो टोटल दोनों मिला के कितने हो गए 76। इसको अगर माइनस करूं 100 से तो बचेगा 24। ओके, तो बचा 24। अब 24 में एडेनिन भी है और थाइमिन भी है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों बराबर होंगे इसलिए हम 24 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 12। मतलब कितना आया आपका आंसर, इसका मतलब एडेनिन कितना हुआ आपके डीएनए के अंदर, विच इज 12%। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो एक बेसिक से लॉजिक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हमें वो लॉजिक पता होना चाहिए। वैसे ही आई बिलीव आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, कॉपी को उठा लीजिए, पेन को उठा लीजिए और अब स्टार्ट हो जाइए बिल्कुल सेल्फ स्टडी करने के लिए।
क्योंकि जितना आप फोकस स्टडी करेंगे उतना ही फास्ट आप लर्न करेंगे और उतना फास्ट आपकी एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एडिनोसिन 21 है तो थायमिन भी 21 होगा, तो 21 + 21 इज 42 और 42 माइनस 100 इज योर 58 और ग्वानिन साइटोसिन दोनों है, तो दोनों को अगर 2 से डिवाइड करूंगी मैं तो आंसर इज योर बी ऑप्शन। ओके, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिए एंड यू कैन सॉल्व दिस एज वेल। इसका एक छोटा सा हिंट मैं दूंगी, ठीक है, फिर हम लोग इनको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, पर आप भी कोशिश करिए कि आप इनको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, number of molecule is equal to number of moles into Avogadro number, ओके। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसमें आपको बेसिक लॉजिक लगाना है, अगर आप कोशिश करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है जो लगेगा, वरना इसको हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको ट्राई करें तो एक छोटे से लॉजिक को समझने से हम लोग बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को क्वालिफाई मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टाइप्स ऑफ डीएनए, मतलब कितने टाइप्स के डीएनए होते हैं, है ना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डीएनए, 3 तरह के डीएनए होते हैं, ए, बी एंड जेड, ठीक है। और ये तीनों तरह के डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम डीएनए की बात करें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो 3 तरह के कंफर्मेशन डीएनए में मिलते हैं, ए, बी और जेड। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है सॉल्यूशन में, ठीक है। ये सारे कंफर्मेशन कब एग्जिस्ट करेंगे कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है और बेस का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। ये 3 फैक्टर अफेक्ट करेंगे कि डीएनए कौन से कंफर्मेशन को ज्यादा प्रेफर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और बेस कंपोजिशन, ठीक। अब बी फॉर्म जो है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें हमारा बी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमारी बॉडी में बी फॉर्म सबसे ज्यादा मिलता है और इसीलिए वॉटसन एंड क्रिक ने बी फॉर्म का स्ट्रक्चर निकाला था। वो अदर फॉर्म इसीलिए नहीं निकाल पाए थे क्योंकि वो बहुत ही कुछ टाइम के लिए, लेसर टाइम के लिए एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब हम ए फॉर्म की बात करें तो वो कब मिलेगा, तो वो ऐसे सॉल्यूशंस में मिलेगा जहाँ पे बहुत कम वाटर हो या बिल्कुल भी वाटर नहीं हो, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जैसे जब बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है अगर मैं एंडोस्पोर की बात करूं तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर तब बनाता है जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में मतलब जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो कोशिश करता है कि जितना बचा है उसको हमें स्टोर करूं, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है जिसमें वाटर की बहुत कमी होती है, जिसको हम डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में वो बी फॉर्म से डीएनए ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि लेस वाटर में ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि बी फॉर्म हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब बहुत सारे वाटर में बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपका ए फॉर्म ऑफ डीएनए कहीं पे देखा गया है। अब हम जेड फॉर्म की बात करें तो जेड फॉर्म, क्योंकि इसका लुक जिगजैग होता है इसलिए इसको जेड बोला गया है ना, ठीक है। और जेड फॉर्म मोस्टली कब बनता है, जब जीसी रिच डीएनए हो, अगर डीएनए में बैक टू बैक जीसी आता चला जा रहा है तो इस तरह का डीएनए मोस्टली आपका जेड फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया में भी बना सकता है, वो यूकेरियोट में भी बना सकता है, वो दोनों में मिल सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि डीएनए में किस तरह का बेस कंपोजिशन है, ठीक है। तो जेड डीएनए जो होता है उसका कहीं कहीं रोल देखा गया जैसे कि जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है। ऐसा कंसिडरेशन है कि जेड डीएनए समवॉट अपना रोल प्ले करता है जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अगर मैं कंबाइनली इसको देखूं स्ट्रक्चरल फीचर को, तो हम अगर कंबाइन मतलब कंपैरेटिव हम इसको देखें तो हेलिक्स सेंस का मतलब होता है कि हेलिक्स किस तरफ टर्न करना है,
तो हम BDNA स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। तो जो BDNA होता है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए होता है राइट हैंडेड हेलिक्स, बी भी होता है राइट हैंडेड हेलिक्स, जबकि जेड होता है आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है। डायमीटर की बात करें तो ए होता है 26 एंगस्ट्रॉम, बी होता है 20 एंगस्ट्रॉम, जबकि जेड होता है आपका 18 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर आपको पूछा विच इज थिनेस्ट डीएनए तो जेड, विच इज थिकेस्ट डीएनए तो ए, डायमीटर के बेसिस पे। बेस पेयर पर टर्न, मतलब कि एक टर्न पे कितने बेस पेयर मिलेंगे। ठीक है। अब बेस पेयर और बेसिस में अंतर होता है। बेसिस मतलब दिस इज बेस, सिंगल सिंगल, वेर इज अगर ए टी के एक साथ में बात करूं, ठीक है, दिस इज बेस पेयर। ठीक है। तो कितने बेस पेयर मिलेंगे एक टर्न में, तो ए में मिलेंगे 11.6, बी में मिलेंगे 10 और जेड में मिलेंगे 12। तो अगर मैं सिंपली बात करें तो एक टर्न में 10 बेस पेयर, मतलब बेस कितने हो गए 20 और बेस पेयर कितने हो गए 10। ठीक है। तो एक टर्न पे 10 बेस पेयर 11.6 अकॉर्डिंगली। ठीक है। हेलिकल ट्विस्ट पर बेस पेयर, मतलब कि जो भी बेस है वो कितना ट्विस्ट करेगा जो जब हेलिक्स बनाएगा। तो ये 31 डिग्री, दिस इज 36, दिस इज 60। पिच मतलब एक टर्न का डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज 34, दिस इज ऑल्सो 34 एंड दिस इज 44। मतलब कि ए और बी का टर्न का जो लेंथ है, एक टर्न का जो लेंथ है वो सेम रहेगा 34, जबकि जेड का रहेगा 44। ठीक है। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर, है ना, मतलब दो बेस के बीच में कितना डिस्टेंस है ना, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस, मतलब ये 80 है और ये GC है, एक के नीचे एक। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हेलिक्स राइज के मतलब बिटवीन टू बेस पेयर कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें होगा 2.9, इसमें होगा 3.4 और इसमें होगा 7.4। ठीक है। अब कितना टिल्ट होंगे बेस, इसमें होगा 26 एंड 7 डिग्री। मेजर ग्रुप इसमें होगा नैरो एंड डीप, बी में होगा वाइड एंड डीप एंड जेड में होगा फ्लैट। माइनर ग्रुप इसमें होगा वाइड एंड शैलो, इसमें होगा नैरो एंड डीप, नैरो एज यूजुअल। अब आ गया शुगर पकरिंग, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो शुगर पकरिंग क्या हुआ था, जब शुगर प्लेन से, मतलब शुगर एक प्लेन में ना रहे, शुगर स्ट्रक्चरली एक प्लेन में ना रहे, तो अगर एक प्लेन में नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शुगर पकरिंग। तो देखो अब आप यहाँ पे ए में मिल रहा है C3 एंडो, ठीक है, बी में मिल रहा है C2 एंडो, वेर एज जेड में 2 एंडो भी मिल रहा है और 3 एंडो भी मिल रहा है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि 3 क्या है, 3 एंडो क्या है, 2 एंडो क्या है एंड सो ऑन। ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कन्फर्मेशन हम लोगों ने सिन और एंटी पढ़ा था। तो हियर दिस इज एंटी, हियर इज आल्सो एंटी, जबकि यहाँ पे एंटी होगा pyrimidine के लिए और सिन होगा प्यूरिन के लिए। ठीक है। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पॉज करिए, आगे देखिए। ठीक है। और इसमें से ऑप्शंस को मैच करिए। ओके। अब मैं आपको इसके ऑप्शन बताती हूँ, आप पॉज करिएगा और बिल्कुल चीटिंग नहीं करिएगा। दिस इज दिस एंड दिस इज आल्सो दिस। ओके। ठीक है। देखिए ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कितने इजी हैं। अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखें तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बेसिकली सी सेक्शन में आए तो मतलब 4 मार्क्स आपके क्लियर। ओके। तो आई बिलीव कि अब आप लोग धीरे धीरे सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डीएनए की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना, तो डीएनए की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं बेस स्टैकिंग। पहला होता है बेस स्टैकिंग। इसका मतलब होता है एक बेस दूसरे बेस के ऊपर, मतलब बेस पेयर, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर कैसे अरेंज है, इसको हम लोग बेस स्टैकिंग बोलते हैं। मतलब एक के ऊपर दूसरा कॉइन रख रहे हैं वैसे। ठीक है। अब ये बेस स्टैकिंग डीएनए के 3D स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। इसमें बेसिकली दो तरह के बॉन्ड मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, वैन डर वाल इंटरैक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है। ये दो इंटरैक्शन मेजरली आपके इन्वॉल्व होते हैं डीएनए की स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सेकंड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डीएनए को। तो ए टी से डबल बॉन्ड बना रहा है, एनजीसी से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये बॉन्ड भी क्या कर रहा है आपका,
बेसिकली 3D स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम, ठीक है। उसके अलावा बेस का कंपोजिशन कैसे स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो क्योंकि जी सी से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर किसी भी डीएनए में जीसी का अमाउंट ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में माना जाता है। और अबाउट द आयोनिक स्ट्रेंथ, हाँ, अगर किसी भी सॉल्यूशन में आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए, मोस्टली कैटायनिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि बाहर से डीएनए नेगेटिव होता है, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूं तो नेगेटिव पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा डीएनए उतना स्टेबल होगा, जैसे मैग्नीशियम एक्सेट्रा, है ना। अगर ऐसे आयन सॉल्यूशन में बढ़ेंगे तो डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हीट का क्या इफेक्ट होता है, तो हीट सिंपल सी प्रोसेस है कि अगर हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो अभी आपका जो वीक बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन, तो जैसे हम हीटिंग करेंगे वैसे वैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी डीनेचुरेशन, मतलब हीटिंग करने पे धीरे धीरे डीएनए डीनेचर होगा, है ना। मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है डीएनए का वो टूट के सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग। डीएनए डीनेचुरेशन इज आल्सो नोन एज मेल्टिंग, और वो टेम्परेचर जहाँ पे ये प्रोसेस होती है उसको हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो हर डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एल्कलाइन कंडीशन, मतलब कि ऐसे क्या कंडीशंस हैं जो कि डीएनए को नहीं, तो एल्कलाइन मतलब बेसिक, बेसिकली तो बेसिक कंडीशन जो होंगी वो डीएनए को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि डीएनए के पास में 2' ऑक्सीजन होता ही नहीं, तो क्योंकि 2' ऑक्सीजन है ही नहीं तो वहां पे हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं। वेरेज अगर ये आरएनए होता तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाती, क्योंकि 2' वहां पे ऑक्सीजन मिलता है। लास्ट है आपका इंटरकेलेटिंग एजेंट। इंटरकेलेटिंग एजेंट का काम होता है कि जो भी दो आपके मतलब जो भी आपके डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस के बीच में जाके वो फंस जाता है, ठीक है। इसलिए इसको इंटरकेलेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो मान लो अगर ये आपका स्ट्रक्चर है डीएनए का, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये आपके बेसिस है, तो इन बेसिस के बीच में आपके एजेंट्स जो होते हैं वो फंस जाते हैं, इनको इंटरकेलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। अब क्योंकि ये बेस के बीच में स्टक हो जाते हैं तो वो डीएनए के हेलिक्स को थोड़ा सा अनवाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, है ना। तो इंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो डीएनए के हेलिक्स को अनवाइंड करते हैं, मतलब डिस्टेबलाइज करते हैं, स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इथिडियम ब्रोमाइड, हमने नाम सुना है इसका, ठीक है। एक्रिडिन ऑरेंज और एक्टिनोमाइसिन डी, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये तीन आपके इंटीग्रेटिंग एजेंट मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, एक्रिडिन ऑरेंज ये भी डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, और एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है, ये होता है आपका रेप्लिकेशन या ट्रांसलेशन या रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन करने। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हैं। तो हमने अभी बात करी जीसी कंटेंट की, तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर 3 डीएनए अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है तो स्टेबिलिटी के बेसिस पर उनको बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ पे जीसी डिवाइडेड बाय टोटल, तो मैं एक आपको करके बता देती हूँ। सपोज यहाँ पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 14, तो टोटल है 14। और जीसी कितना है 1 2 3 4 5, तो 5/14। तो अगर आप इसका हर का एक निकाल लेंगे तो जिसका परसेंट सबसे ज्यादा निकलेगा डिवीजन में तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर देन एंड देन, ठीक है। तो यू शुड ट्राई दिस एंड लेट मी नो द आंसर। Likewise, which of the following is your DNA intercalating agent? So simple, green orange. Okay. I guess this is done for today. बाकी का लेक्चर हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। I guess this is done for today. बाकी का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट, वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जहां से हमने छोड़ा है वहां से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज एंड द फॉर्म्स ऑफ डीएनए,
ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ एडिशन चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।